देखिएगा तो कल की अगर हम बात करें, कल की क्लास में हम रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में करी। देखिए बच्चों, अगर कल की क्लास के बारे में हम बात करें तो कल हम रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हमने रिलेटिव वेलोसिटी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है। किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स या तो वो सेम डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं या अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, या उन दोनों में से एक ऑब्जेक्ट स्टेबल है और दूसरा ऑब्जेक्ट मोशन स्टेट में है, तो उन दोनों की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, यानी किसी एक ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है दूसरे के रेस्पेक्ट में जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है ना। तो आप देखिएगा यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी की डेफिनेशन है वो लिख लीजिएगा। relative velocity velocity of a particle with respect to other particles known as relative velocity। यानी एक पार्टिकल की वेलोसिटी दूसरे पार्टिकल की रेस्पेक्ट में कैसे है, कितनी वेलोसिटी होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो ये छोटी सी डेफिनेशन है इसकी रिलेटिव वेलोसिटी की, कि एक इंडिविजुअल पार्टिकल्स की किसी दूसरे पार्टिकल्स के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है। ठीक है, अब इसके कुछ कंडीशन है, उनके बारे में बात करते हैं कि केस फर्स्ट, फर्स्ट केस की बात करते हैं कि केस फर्स्ट क्या कहता है। अगर कोई भी दो पार्टिकल्स या दो मूविंग ऑब्जेक्ट्स सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है ना। तो देखिएगा, इफ टू पार्टिकल्स मूविंग इन सेम डायरेक्शन देन resultant velocity will equal to subtraction of them। यानी अगर कोई भी दो पार्टिकल्स है, मान लेते कि ए और बी दो पार्टिकल्स हैं, अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो हमेशा सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। क्लियर। जैसे कि बी रिजल्टेंट है वो कितना हो जाएगा, बी ए माइनस बी बी, ये मॉडुलस में आएगा। ठीक है, यानी हमेशा ग्रेटर में से आपको स्मॉल वाली माइनस करनी है। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, बी ए माइनस बी बी। ठीक है, अगर दोनों पार्टिकल्स सेम डायरेक्शन में, लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखिएगा सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस में मान लेते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, उस केस में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी उसके बारे में बात करते हैं।
देखिएगा हम रिकॉर्डेड वीडियो भी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो अगर कोई डाउट रहता है, ठीक है ना, तो आप वापस से वीडियो देख सकते हैं। किसी टॉपिक में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वापस से देख सकते हैं, ठीक है। फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो पहले कोशिश कीजिए वीडियो को वापस से देखने की, फिर उसमें समझ में नहीं आता तो फिर आप पूछ सकते हैं ग्रुप के अंदर या किसी भी और तरीके से। देखिएगा, तो हमने पहला केस पढ़ा कि दोनों ऑब्जेक्ट जब सेम डायरेक्शन में मोशन करते हैं उस केस में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है ना। सेकंड की बात करेंगे, सेकंड केस में केस सेकंड की अगर हम बात करें, अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उस केस में जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो कितनी होगी उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा, पार्टिकल्स मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, moving in opposite direction, then their relative velocity will equal to sum of the velocity, ठीक है। यानी अगर दो पार्टिकल्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, उन दोनों वेलोसिटी के सम के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। तो यानी यहाँ पर जो v है वो कितनी हो जाएगी, वी ए प्लस वी डी। अगर दो पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल्स ए है और एक पार्टिकल्स बी है, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उनकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो दोनों की क्या हो जाएगी, सम के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। तो कल हमने ये बात की थी। हाँ, चैप्टर के नोट्स पीडीएफ भेज दिए, बाद में बात करेंगे, हम मैसेज मत कीजिए अभी बीच में, ठीक है। फिर उसके बारे में भी थोड़ी देर बाद बात करेंगे। थर्ड की केस की बात करते हैं हम। थर्ड केस, ठीक है। अब देखिएगा, पहला केस हमने पढ़ा कि दोनों पार्टिकल्स जब सेम डायरेक्शन में होते हैं। सेकंड केस हमने पढ़ा कि दोनों पार्टिकल्स जब अपोजिट डायरेक्शन में हो। तीसरा केस क्या हो सकता है कि एक पार्टिकल्स है वो रेस्ट पे हो सकता है और दूसरा पार्टिकल मोशन पे हो सकता है। उस केस में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है ना। वन पार्टिकल एट रेस्ट एंड अदर पार्टिकल एट मोशन, then resultant velocity is equal to velocity of moving particles। यानी अगर दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और एक ऑब्जेक्ट है वो मोशन स्टेट में, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जो मोशन स्टेट में है उसी के बराबर की क्या हो जाएगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी, जैसे कि जो v है वो किसके बराबर हो जाएगी, अगर एक पार्टिकल रेस्ट पे है और b पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो किसके बराबर हो जाएगी, उस पार्टिकल जो मूव कर रहा है उसके रिजल्टेंट वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी, ठीक है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो बच्चों ये आपका चैप्टर यहाँ से फिनिश हुआ है, ठीक है ना। इसी के साथ यानी आपका थर्ड चैप्टर है वो आपका फिनिश हो गया। देखिएगा, आपका जो एग्जाम्पल 3.3 है इसकी बात करते हैं।
किसी और में भी नहीं किया क्या, किसी का नहीं हुआ ये क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है एग्जाम्पल 3 में, ए वुमन स्टार्ट फ्रॉम हर हाउस एट 9 AM, यानी कोई लेडी है वो अपने घर से 9 बजे चलती है सुबह, विथ वॉक द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर टू द स्टेट रोड अप टू द हर ऑफिस 2.5 किलोमीटर अवे, यानी वो 9 बजे अपने घर से जब चलती है तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो अपने ऑफिस को जाती है, और उसका ऑफिस है वो 2.5 किलोमीटर दूर है उसके घर से, ठीक है। तो आपको पता है जाने में आधा घंटा लगेगा भाई, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, यानी 1 घंटे में 5 किलोमीटर जाएगी, तो उसका ऑफिस 2.5 किलोमीटर पे ही है, तो आधा घंटा लगेगा ही ना, ठीक है। स्टे एट द ऑफिस अप टू 5 PM, और उसके बाद वो क्या होता है कि 5 बजे तक वो वहां पर रुकती है, ठीक है। एंड रिटर्न होम एंड द ऑटो विद द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, और वो ऑटो से वापिस आती है, जब ऑटो से आती है और ऑटो की स्पीड कितनी है 25 किलोमीटर पर आवर। चूज द सुटेबल स्केल एंड प्लॉट ए एक्सटी ग्राफ ऑफ ए मोशन, आपको एक एक्सटी ग्राफ शो करना है, ठीक है। देखिएगा बिल्कुल सीधा सा है कि इसके अंदर ग्राफ एक्सटी ग्राफ का मतलब क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। तो यहां पर हम मान लेते हैं एक्स यानी डिस्टेंस, और ये यहां पर क्या हो गया टाइम, ठीक है। अब देखिएगा वो अपने घर से कितने बजे से स्टार्ट होती है, 9 PM पर स्टार्ट होती है, यानी यहां पर वो क्या होती है अपने घर से चलना स्टार्ट होती है। अब नेटवर्क तुम्हारा स्लो है, इसमें मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखिएगा कि यहाँ से वो 9 बजे स्टार्ट होती है, उसके बाद वो 9:30 पर क्या पहुंच जाती है अपने ऑफिस पहुंच जाती है, ठीक है। यानी उसकी जो स्पीड है वो कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर, और उसका जो ऑफिस है वो 2.5 किलोमीटर आगे है, ठीक है। यानी वो आधे घंटे में क्या होगी ऑफिस पहुंच जाएगी। मान लीजिए ये टाइम है 9 AM, ठीक है। इसके बाद वो मान लीजिए ये टाइम हो गया 9:30, ये मानते 10 हो गया, ये 11 हो गया, 12, चलो थोड़ा सा इसको क्लोज क्लोज लेता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्योंकि आपको 5 बजे तक का लिखना है टाइम, ठीक है ना। देखिएगा मान लीजिए 9 यहाँ से स्टार्ट होती है, ये हो गया उसका 10 हो गया, ये मान लेते हैं कि 11 हो गया, ये 12 हो गया, ये 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो गया 6, ये तो हमने टाइम ले लिया। अब देखिए वो 9 बजे अपने घर से स्टार्ट होती है, ठीक है, और उसका जो ऑफिस है वो 250 किलोमीटर है, यानी वो आधे घंटे में पहुंच जाएगी। यहाँ पर हम क्या लेते हैं डिस्टेंस लेते हैं 1 2, ऐसे थोड़ा ये 1 ले लिया हमने, ये 2 ले लिया, ये 3 ले लिया, ये 4 ले लिया, ठीक है। 1 किलोमीटर में हो गया डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस इन किलोमीटर। अब देखिए वो 9 बजे अपने घर से चलती है, और आपको पता है कि वो 2.5 किलोमीटर, उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर, तो 2.5 किलोमीटर वो 9:30 बजे पहुंच जाएगी, यानी वो यहाँ पर उसका ऑफिस है, और ये टाइम है, यानी ये ग्राफ आपका बिल्कुल ऐसे हो गया। इस पॉइंट पर क्या हो गई उसकी ऑफिस पहुंच गई। देखो यहाँ पर टाइम कितना है 9:30, टाइम कितना है 9:30, और उसके बाद डिस्टेंस कितनी है 2.5, 3 और 2 के बीच का डिस्टेंस। अब वो 5 बजे तक ऑफिस रहती है, यानी 5 बजे तक उसकी डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं होता है, ऑफिस में बैठी रहती है, तो 5 बजे तक उसका ग्राफ कैसे रहेगा, इस तरह से रहेगा भी, यहाँ तक रेस्ट का ग्राफ हमने ड्रॉ किया था ना, रेस्ट का ग्राफ है, 5 बजे तक वो ऑफिस रुकती है। अब देखिएगा क्या होता है कि वो जब वापिस आती है तो वो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आती है, बहुत हाई स्पीड से आती है, तो यानी डिस्टेंस कितनी है उसकी 2.5 किलोमीटर, और जो स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना लगेगा देखिएगा, यहाँ पर हम टाइम निकालेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 2.5 हो गया,
यानी ये आपके पास हो गया 1/10 यानी 6 मिनट। 1/10 आवर आ गया, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया, 1/10 हो जाएगा, यानी 6 मिनट में वो क्या होती है, घर पे आ जाती है। तो ये आप 6 बजे रख के दे रहे हो, इसको बिल्कुल आपको ऐसे लेके आना है, यानी 5 बजे की कुछ देर बाद ही क्या होगी, वो घर पर पहुंच जाएगी। तो ये क्या होगा, उसका ग्राफ हो गया बस। आया समझ में? बताइए एक बार। ये 5 बजे वहां से चलती है और 5:06 में वो अपने घर पे पहुंच जाती है। यहाँ 9 बजे चलती है और 9:30 वो 2.5 किलोमीटर दूर अपने घर पे पहुंच जाती है। और किसी को कोई दिक्कत है? देखिएगा, आपसे कह रहा है कि दो रेल ट्रैक है, ठीक है, दो, एक मिनट, ये तो समझ में आ गया होगा सभी को। देखिएगा 3.9 बहुत इजी है, आप बिना सोल्व कराइए आप खुद कर लेंगे। देखिएगा क्या कह रहा है आपसे कि टू पैरेलल रेल ट्रैक्स रन नॉर्थ साउथ, ट्रेन ए मूव फ्रॉम द नॉर्थ विद द स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर एंड बी मूव विद द साउथ विद द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यानी ऐसे दो ट्रेन है, नॉर्थ साउथ, हम इधर नॉर्थ मान लेते हैं, इधर साउथ मान लेते हैं, ठीक है। एक तो ट्रेन की पटरियां इस तरह से, रेल का मतलब क्या होता है, ट्रेन की पटरियां, ठीक है ना, और एक पटरियां इधर है, दोनों पैरेलल दे रखी हैं आपको, पटरियां उसी पे चलेंगी ट्रेन, ठीक है। अब क्या कह रहा है आपसे कि एक ट्रेन ए है, मान लीजिए कि एक ट्रेन ए है, वो ये उसका इंजन हो गया, ये ए ट्रेन है, इसकी स्पीड दे रखी है आपको 54 किलोमीटर पर आवर, यानी ये इधर की तरफ जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, नॉर्थ से साउथ की ओर जा रही है, ठीक है। और एंड ट्रेन बी मूव साउथ विद द स्पीड ऑफ इट, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा, ये ऐसे 8 पॉइंट से स्टार्ट होगी, यानी ये नॉर्थ हो गया और ये क्या हो गया, साउथ हो गया, ठीक है। यानी एक ट्रेन ए है, मान लीजिए कि ये जो ट्रेन है ये ए है और एक ट्रेन है ये बी है, ये दो अलग अलग ट्रेन है, ठीक है ना। एक आप सोचिए इंजन ही है ये, ठीक है ना, बाकी ट्रेन इंजन है, ये ए है और ये बी है। आपसे क्या कह रहा है कि जो ट्रेन है वो एक की तरफ जा रही है, इधर जा रही है ट्रेन ए, नॉर्थ में जा रही है 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जो ट्रेन बी है वो साउथ में जा रही है कितनी स्पीड से, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। अभी हमने रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ाई थी, ठीक है। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बी की वेलोसिटी ए की रिस्पेक्ट में कितनी होगी, भाई दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में अभी हमने बताया था आपको कि रिजल्टेंट वेलोसिटी हमेशा क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा 144 है, ये आपका सोल्व कर लेंगे इसको, ठीक है ना, टोटल अगर हम बात पूछे, ठीक है ना। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। इसमें देखो आपको ये और दे रखा है कि 54 किलोमीटर पर आवर है और 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको मीटर पर सेकंड में और कन्वर्ट किया हुआ है। मीटर पर सेकंड का मैंने आपको बताया था कि 5/18 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो मीटर पर सेकंड में हो जाती है, ठीक है ना। तो इसको मीटर पर सेकंड में कर रखा है, ठीक है ना। आप मीटर पर सेकंड में या तो इन दोनों को पहले किलोमीटर पर आवर में निकाल के फिर उसको रिजल्टेंट को मीटर पर सेकंड में कर लेना, या फिर यहाँ पर आप मीटर पर सेकंड में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको 5/18 से जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड और इसको 25 मीटर पर सेकंड। ये तो आप खुद कर लेंगे, ठीक है ना, छोटी छोटी बातें हैं। अब देखिएगा तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गई, वो आ गई। अब रिलेटिव वेलोसिटी, ये 15 इधर से जा रही है और ये सॉरी 25 इधर जा रही है और 15 इधर जा रही है, दोनों को ऐड कर लेंगे 15 और 25 कितना हो जाएगा 40 मीटर पर सेकंड। या फिर आप इसको ऐसे करेंगे 144 किलोमीटर पर आवर को जब निकालेंगे मीटर पर सेकंड में, ये भी आपका 40 मीटर पर सेकंड आएगा। तो कैसे भी कर सकते हो आप,
चाहे दोनों को पहले सोल्व करके फिर मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेना, चाहे इंडिविजुअल मीटर पर सेकंड में। वैसे इसमें बोला नहीं है मीटर पर सेकंड का। सेकंड क्या कह रहा है आपसे, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। अब ग्राउंड की वेलोसिटी बी की रेस्पेक्ट। अब देखो यहाँ पर कौन सा नियम लग गया, थर्ड वाला। ग्राउंड स्टेबल होता है, प्लेटफॉर्म के बारे में बोल दे, ग्राउंड के बारे में, ग्राउंड थोड़ी मूव कर रहा है, केवल ट्रेन भी मूव कर रही है। ग्राउंड की रेस्पेक्ट में ट्रेन बी की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जितनी ट्रेन की बी वेलोसिटी है, ठीक है। ऐसे अगर आपसे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी पूछे तो ए की वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तीसरा क्या पूछा है, velocity of monkey running on the roof of a train A against the motion with electron kilometer per hour with respect to the train A, the observed by the man standing on the ground। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या है कि इसको मैं अलग से बता देता हूँ। इसमें ये ट्रेन A है, ये हमने ट्रेन A बना ली, ठीक है ना। ये ट्रेन इधर जा रही है, कितनी स्पीड है इसकी, 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और इसके ऊपर एक बंदर है, मान लीजिए कि बंदर हो गया, थोड़ी ड्राइंग खराब है उसमें ध्यान देना आपको। ये बंदर है, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। जिधर ट्रेन चल रही है ना उसकी उल्टी दिशा में बंदर जा रहा है, ठीक है। अब एक पर्सन है वो यहाँ पे खड़ा है, ग्राउंड पे खड़ा है, स्टेशन पे खड़ा है, मान लीजिए एक पर्सन है वो यहाँ पे खड़ा है, वो देख रहा है इसको, ठीक है। ट्रेन ऐसे जा रही है 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और एक बंदर है वो उस ट्रेन के ऊपर पीछे की तरफ दौड़ रहा है, यानी इंजन से और पीछे की तरफ दौड़ रहा है, और एक पर्सन ये खड़ा है, ये इसको क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। तो आपसे पूछेगा, क्या पूछा है कि ऑब्जर्व बाय व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ मंकी और द ट्रेन। अब उस मंकी की आपको वेलोसिटी निकालनी है, किसकी रेस्पेक्ट में, इस पर्सन की रेस्पेक्ट में। अब देखिएगा ये ट्रेन 54 किलोमीटर तक जाएगी, यानी ये बंदर अगर स्टेबल होता है, थोड़ा दिमाग लगाइए, अगर ये बंदर एक जगह खड़ा होता तो ये 1 घंटे में कितना चला जाता आगे, 54 किलोमीटर आगे चला जाता। लेकिन ये बंदर अभी पीछे की तरफ दौड़ रहा है। अब ट्रेन 1 घंटे में 54 किलोमीटर इधर जाएगी, उसी टाइम 1 घंटे में बंदर है वो 18 किलोमीटर बैक आ जाता है, यानी ये कितना किलोमीटर वापस आ गया, 18 किलोमीटर, और ये ट्रेन है ये 54 किलोमीटर आगे चली गई। 1 घंटे में ट्रेन 54 किलोमीटर आगे गई, उसी 1 घंटे में बंदर है वो पीछे की तरफ दौड़ रहा है, वो 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है। तो रिजल्टेंट कितनी बचेगी, यहाँ पर देखिएगा 36 किलोमीटर पर आवर। भाई सोचिए आप 54 किलोमीटर आगे चले गए, ठीक है ना, दौड़ते हुए, और कोई पर्सन आपको वापस से 18 किलोमीटर पीछे की ओर ले आया, ठीक है। तो उस केस में आपकी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना बचेगा, 36 ही बचेगा ना। तो वहां पर क्या होगा, आपका ये पर्सन है इसको कितनी स्पीड दिखाई देगी, उसको 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, या 10 मीटर पर सेकेंड। कर लेना, ये कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। एक्सीलरेशन के साथ तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता था, वो फिर अलग तरीका हो जाता। कांस्टेंट स्पीड है यहाँ पर, एक्सीलरेशन में तो फिर बहुत पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाता। तो ये समझ में आया। ऐसे 2-3 क्वेश्चन बैक में भी है। देखो एक आपको और दे रखा होगा कि ऐसे 2-3 क्वेश्चन है आप पीछे बैक में, आप कोशिश करना, मैं एक बार देख लेता हूँ। वैसे 3.4 है, 2D, अभी नेक्स्ट चैप्टर 2D है, 3.4 क्वेश्चन है। ये देखिए क्या कह रहा है कि ए ड्रंक वॉक विद द नैरो लेन 5 स्टेप फॉरवर्ड 3 स्टेप बैकवर्ड followed by the 5 step forward 3 step backward and so on, each step 1 meter long and 1 second, plot the xt graph and determine the। देखो क्या कह रहा है कि एक पर्सन है, ठीक है ना, इसने ड्रंक पर्सन है, यानी पी रखी इसने, ये 5 कदम आगे चलता है और फिर 3 कदम पीछे आ जाता है, फिर 5 कदम आगे चलता है, फिर 3 कदम पीछे आ जाता है, और जब 1 कदम है उसकी जो एक स्टेप है वो 1 मीटर लंबी है, ठीक है ना, एक स्टेप 1 मीटर लंबी है, और उसमें वो 1 सेकंड लगाता है।
एक तो ये पूछा इसका ग्राफ बनाना है, और उसके बाद ये पूछा है कि यहाँ से 13 मीटर दूर, 13 मीटर दूर एक कुआ है, ठीक है, मान लीजिए एक कुआ है, इसमें ये कितनी देर बाद गिरेगा ये आपको बताना है, ठीक है। बता सकते हो क्या भाई? वो 5 कदम आगे चलता है, फिर 3 कदम पीछे आ जाता है, फिर 5 कदम आगे चलता है, फिर 3 कदम पीछे आ जाता है, इस तरह से वो लगातार चल रहा है। ग्राफ तो बाद में बना लेगा, तो ये बताओ ये इस कुएं के अंदर कितनी देर में गिर जाएगा, बताइए, बता सकते हो कोई? ये कुआ यहाँ से यहाँ 13 मीटर है, ये जब पे कदम चलता है वो 1 मीटर का होता है, ठीक है ना, और उसमें 1 सेकंड समय लगता है, तो बताइए कितनी देर में इस कुएं में गिर जाएगा, यानी कितने समय बाद? चलो कल बताना आप, ठीक है ना, कल इसकी क्वेश्चन और करना, थोड़ा अच्छे से दिमाग लगाना, फिर बताना कि कितनी देर में इस कुएं के अंदर गिरेगा ये, ठीक है, कितना समय लगेगा यहाँ से इस कुएं में गिरने में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।